ससुराल पहुंचकर जब रेशमा ने वहां की रौनक देखी तो उसे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसका पति उसके पीछे पीछे घूम रहा था और सास तो उसे कोई काम भी नहीं करने देती थी कि अभी तुम नई नई हो। यहाँ तक कि उसके देवर और जेठ भी उस पर खूब लाड बरसाते थे। पूरी ससुराल वाले उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखते थे। एक दिन रेशमा से एक छोटी सी गलती क्या हुई, सबका प्यार एकदम ही नफरत में बदल गया। क्योंकि उस दिन रेशमा एक बहुत आम सी शक्ल सूरत वाली लड़की थी, इसलिए उसके घर वालों को भी किसी बड़े घर से उसका रिश्ता करने की न कोई ख्वाहिश थी और ना ही ऐसी कोई उम्मीद थी कि किसी बहुत बड़े घर से उसके लिए रिश्ता आएगा। लेकिन एक दिन रेशमा के लिए एक बहुत बड़े परिवार से रिश्ता आया तो सभी हैरान रह गए। क्योंकि रेशमा बदसूरत तो नहीं थी, लेकिन उसके अंदर खूबसूरती का भी कोई नामो निशान नहीं था। उसकी नाक थोड़ी चपटी थी। लड़के वालों ने रेशमा को देखा और रिश्ता पक्का कर दिया और जल्दी ही शादी भी तय हो गई। जब सभी ने दूल्हा को देखा तो आपस में चुपके चुपके बातें करने लगे। कहने लगे कुछ ना कुछ कमी तो लड़के में ही ज़रूर होगी, क्योंकि और सब कुछ बहुत ही अच्छा था। क्योंकि आजकल हर लड़का खूबसूरत लड़की की डिमांड करता है। खैर, विदा होकर रेशमा अपनी ससुराल आ गई। वहाँ की शान देखकर वह हैरान हुए जा रही थी और सबसे ज़्यादा उसे खुशी तब हुई जब उसने अपनी ससुराल का प्यार अपने लिए देखा। उसका पति ही क्या, पूरी ही ससुराल वाले उसके चारों तरफ लट्टू की तरह घूमते। कभी शॉपिंग करवाते, कभी मूवी दिखाने जाते। कभी कभी तो रेशमा शक में पड़ जाती कि कहीं ये सब कुछ मैं ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ। रेशमा ने नोटिस किया कि न जाने क्यों उसकी जेठानी कुछ उखड़ी उखड़ी सी रहती थी। एक दिन रेशमा अपनी जेठानी की दोनों बेटियों के साथ खेल रही थी कि तभी जेठानी आकर बोली, रेशमा, क्या कमरे में लेटे लेटे तुम्हारा दिल नहीं घबराता? क्या तुम्हें पता भी है? अभी वह कुछ कह भी न पाई थी, तभी पीछे से रेशमा की सास आ गई और उन्होंने बड़ी नागवारी से रेशमा की जेठानी को देखा और उनसे कहा कि तुम जाकर किचन का काम संभालो। अभी रेशमा के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है, ये अभी काम नहीं करेगी और आगे से रेशमा के कमरे में आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। रेशमा को अपनी सास की ये बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन फिर उसने इस बात को भुला दिया। एक दिन रेशमा अपने पति अमन के साथ घूमने गई थी। रास्ते में बारिश हो गई। पहली बारिश में दोनों ही पति पत्नी भीग गए थे। जब वे भीगे हुए कपड़ों में घर लौटे तो जैसे ही रेशमा की सास ने भीगे हुए कपड़ों में दोनों को देखा तो रेशमा की सास उस पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, अरे ये क्या कर दिया तूने? पानी में भीगने से अमन की तबीयत ख़राब हो जाती है। इतना कहकर वह भागती हुई अपने कमरे में गई और एक दवाई का डब्बा उठा कर लाई और जल्दी जल्दी कुछ दवाइयाँ देने लगी। अपनी सास का यह बर्ताव देखकर तो रेशमा हैरान थी कि ऐसा उसने क्या कर दिया था जो इतनी नाराज़ हो रही है। ज़रा सी बारिश में भीगी ही तो है। आसमान तो अब टूटने वाला था उस पर जब शाम होते ही अमन को तेज़ पेट दर्द और बुखार हो गया। रेशमा की सास बहुत गुस्से में थी। फैमिली डॉक्टर को बुलाया गया। रेशमा डॉक्टर के लिए चाय लेकर आ रही थी कि कमरे के दरवाजे तक पहुंचते ही अंदर से आ रही बातों की आवाज़ से उसका दिमाग सन रह गया। डॉक्टर रेशमा की सास से धीमी धीमी आवाज़ में कह रहे थे कि लास्ट स्टेज में ये लापरवाही ठीक नहीं है। आपको तो मैंने अमन की शादी करने के लिए भी मना किया था। यह सब क्या बातें हो रही थी? रेशमा का दिमाग घूमने लगा था। घबराहट के मारे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह गिरने ही वाली थी। तभी उसकी जेठानी ने उसे सहारा दिया और उसे बराबर के कमरे में ले गई। तब उसकी जेठानी ने धीरे से रेशमा को जो सच्चाई बताई, उसे सुनकर रेशमा के पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। रेशमा के पति अमन को कैंसर था और वह भी लास्ट स्टेज चल रही थी। इसीलिए इस बात को छुपाकर अमन की शादी करवाई गई ताकि अमन मरने से पहले अपने सुखी गृहस्थ जीवन का सुख उठा सके। आज रेशमा को अपनी सास के प्यार दुलार की असली वजह पता चल गई थी। रेशमा की सास ने सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचा था, लेकिन रेशमा सोच रही थी, अब मेरा क्या होगा? किसी ने नहीं सोचा। रेशमा को अपने पति से नफरत सी होने लगी थी, क्योंकि उसने अपने सुख के कुछ पलों के लिए रेशमा की पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी।
अभी तो वो ये सब सोच ही रही थी, तभी उसकी सास रेशमा रेशमा पुकारते हुए आई कि जल्दी चलो, अमन तुम्हें बुला रहा है। रेशमा भारी मन से कमरे के दरवाजे पर जा खड़ी हुई और देखा तो अमन बिस्तर पर तड़प रहा था और दर्द से उसके होंठ नीले पड़ गए थे। आज से पहले कभी भी रेशमा ने मौत को इतने करीब से नहीं देखा था, इसलिए घबराहट से उसके कदम दरवाजे पर ही थम गए। फिर अचानक अमन का जिस्म ऐंठने लगा, उसकी आंखों की पुतलियां पलट गईं। अमन के जाते ही रेशमा की सास ने रेशमा की तरफ जलती नज़रों से देखा और कहा, मनहूस मेरे बेटे को खा गई। रेशमा को अपनी पलकों पर बिठाने वाला ससुराल पल भर में सब कुछ बदल गया था। एक तरफ अमन की मौत का गम और दूसरी तरफ इस धोखे की शादी को सोच सोच कर रेशमा पत्थर की मूरत बनकर रह गई थी। उसकी सास उसको ताने मारने में कोई पल ना खाली जाने देती। ठीक अमन की मौत के 13 दिन बाद रेशमा की सास ने उसके सारे गहने उतरवाए और उसे सफ़ेद कपड़ों में अपने ड्राइवर के साथ रेशमा को उसके मायके भेज दिया। जब रेशमा की घर पहुंची तो उसकी मां ने दरवाज़ा खोला और दरवाजे पर सफ़ेद रंग के कपड़ों में रेशमा खड़ी थी, बिल्कुल एक पत्थर की मूरत की तरह। उसको इस हाल में देखकर रेशमा का पूरा परिवार ही सदमे में था। मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता। रेशमा के पिता ने उसको बहुत ही समझाया और हिम्मत बंधाई। उसको बहुत समझाया, तब जाकर रेशमा थोड़ी नॉर्मल हो पाई। उसको इस सब सदमे से बाहर निकालने के लिए उसके पापा ने उसका एडमिशन फिर से करा दिया था, क्योंकि शादी की वजह से उसकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी। अब रेशमा को जीने का एक मकसद मिल चुका था। उस वक्त भी रेशमा अपने फ़ैसले लेने के लिए अपने दिमाग पर काबू ही नहीं रख पा रही थी। बस जैसे उसके पापा कहते गए वह करती गई। लेकिन इस कड़े वक्त में रेशमा के पापा रोज़ अपनी झुकती हुई कमर सीधी करते हुए बच्चों की तरह उसका हाथ पकड़कर उसको कॉलेज ले जाते और छुट्टी के वक्त उसे लेने गेट पर खड़े मिलते। कई महीने तपती हुई गर्मी में उसने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और इसी बीच उसके पास एक चांद से बेटे की पैदाइश भी हुई थी। रेशमा तो अपने बेटे की देखभाल भी ढंग से नहीं करती थी। उसे देखते ही उसे अपनी ससुराल वालों से मिला धोखा याद आने लगता। इसीलिए रेशमा ने उसे कभी भी दिल से सीने से नहीं लगाया था। वह अपने बेटे के लिए जो भी करती वो बिना किसी मोहब्बत और लाड के करती थी। कहते हैं वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। जिस वक्त रेशमा के ज़ख्मों पर मरहम लगा वो वक्त था जब उसके पापा को दिल का दौरा पड़ा था। ऊपर से शांत दिखने वाले रेशमा के पापा दिल में उठने वाले तूफ़ान ने उन्हें दिल के दौरे से अस्पताल पहुंचा दिया था। चट्टान जैसा सहारा देने वाले अपने पिता को जब रेशमा ने कमज़ोर पड़ते देखा तब उसकी आंखें खुल गईं। उसने दिन रात अपने पापा की सेवा करना शुरू कर दी। रेशमा की मेहनत रंग लाई और वे ठीक होने लगे। अब रेशमा भी टेंशन से बाहर आ गई थी। वह अपने पापा के बेड के बगल वाले सोफ़े पर ही सोती थी। एक रात उसके पापा ने उसे अपने पास बुलाकर बिठाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, रेशमा तुम्हें अब मजबूती से अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, अपने लिए भी और अपने बेटे के लिए भी। रेशमा के दिल का दर्द उभर आया और उसने हिचकिचाते हुए उन्हें जवाब दिया, मेरे जैसी मनहूस। तब उसके पापा ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, बेटा तुम मनहूस नहीं हो, बस एक धोखे का शिकार हो जिसमें गलती तुम्हारी नहीं मेरी थी। तुम्हारी शादी करने से पहले मुझे अच्छे से छानबीन करनी चाहिए थी, जो जल्दबाजी में मैं नहीं कर पाया, और अब ज़िंदगी भर मुझे इसका पछतावा रहेगा। और फिर थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। तुम जानती हो बेटा, असली गुनाहगार तो तुम्हारी ससुराल वाले हैं, जिसका बदला तुम अपने बेटे से ले रही हो। लेकिन इस सब में उस मासूम का क्या कसूर? एक माँ के लिए अपनी औलाद से बढ़कर कोई नहीं होता, और वो तो तुम्हारी औलाद है, उसका ख्याल तुम्हें ही रखना है। थोड़ा खामोश रहकर रेशमा की आंखों में देखते हुए उसके पापा ने कहा, मनहूस तुम नहीं बल्कि तुम्हारी सास है, जिसने बेटे को तो गंवाया ही, पर अब उन्हें बहू और पोते को भी गंवा दिया। लेकिन एक ना एक दिन ऊपर वाला उन्हें सज़ा ज़रूर देगा। ये कहकर रेशमा के पापा ने अपनी बात पूरी कर दी। उनकी बात सुनकर रेशमा के सीने पर से सारा बोझ उतर गया।
अब वह अपने बेटे के साथ खेल कर अपना दुख भूलकर खिलखिलाने लगी थी। उसने अपना पूरा ध्यान अपने बच्चे और अपनी पढ़ाई पर लगा दिया। बेटा भी बड़ा हो रहा था, लेकिन साथ ही उसकी पढ़ाई ख़त्म होते ही शहर के एक अच्छे अस्पताल में रेशमा को नौकरी मिल गई। एक ही शहर में होने की वजह से किसी न किसी से रेशमा अपनी ससुराल वालों की खबर लेती रहती थी। एक दिन जब रेशमा अस्पताल पहुंची और वहां आईसीयू के वार्ड के सामने से गुजर रही थी, तभी उसके सामने उसका देवर और जेठ आकर खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि रेशमा की सास बीमार है और यहीं अस्पताल में है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें इस बात का बहुत गम है कि रेशमा के बेटे के अलावा उन्हें कोई पोता नहीं है, सिर्फ पोतियां ही हैं। अब वह पोते की चाह में रेशमा और उसके बेटे को याद करती रहती हैं। एक बार अपने पोते को देखना चाहती हैं। रेशमा के जेठ ने कहा, बस एक बार भाई के बेटे को माँ के पास ले आओ, सुना है वह बिल्कुल भाई के जैसा दिखता है। साथ ही जेठ भी बोले, मैं तो कहता हूँ कि बस अब तुम हमारे साथ ही रहो, मैं कल सुबह ही तुम्हें लेने आ जाऊँगा। उनकी बातों को खामोशी से सुनकर, उनकी बातों का कोई जवाब ना देते हुए रेशमा आगे बढ़ गई। वो यही सोच सोचकर हैरान थी कि किस कदर की बेशर्मी है इन लोगों में, जो इतना कहने की भी हिम्मत हो गई। रेशमा सोच रही थी कि पहले तो मुझे खिलौना समझकर अपने मरते हुए बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए धोखे से शादी करवाई और फिर दूध में पड़ी मक्खी की तरह अपने घर से बाहर निकाल फेंका, और आज अपनी ही पोतियों को अपने पोते से कम आंक रहे हैं क्योंकि वह लड़कियां हैं। रेशमा मन ही मन सोच रही थी कि अच्छा है जो मैं ऐसे ओछे परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, और अपने बेटे को ऐसे लोगों के साथ रखकर उन जैसा तो बिल्कुल भी नहीं बनने दूंगी। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। उसी दिन मन ही मन रेशमा ने एक फ़ैसला किया और घर जाने से पहले उसने छुट्टी की अर्ज़ी दे दी। उसी रात को रेशमा अपने बेटे को लेकर पास के शहर चली गई और वहाँ के एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल में अपने बेटे का नाम लिखवा दिया। वैसे भी काफ़ी वक्त से बेटे का एडमिशन इस स्कूल में करवाने का उसका मन भी था। 3-4 दिनों के बाद वह वापस अस्पताल ड्यूटी पर पहुंची। अगले दिन फिर अस्पताल के सामने ही देवर मिल गया और रेशमा को देखकर दौड़ता हुआ आया और बोला, भाभी, माँ की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई है, आप कहाँ थीं इतने दिन? बिना कुछ बोले रेशमा चुपचाप आगे बढ़ गई और अपनी ड्यूटी मालूम करने चली गई। तो पता चला उसकी ड्यूटी उसके सास के कमरे में ही थी। जब रेशमा जाकर उनको दवाइयाँ देने लगी तो उसकी सास रेशमा से उसके बेटे के बारे में पूछने लगी। रेशमा ने नरमी से कहा कि ऊपर वाले ने आपके घर में इतनी बेटियों को इसलिए भेजा है ताकि आप उनकी इज्जत करना सीख जाएं। जब तक आप ये नहीं सीख जाती तब तक आप इकलौते पोते का मुंह नहीं देख सकती। ये बात सुनकर रेशमा की सास का चेहरा गुस्से से तमतमा गया और वह तिलमिलाते हुए बोली, मनहूस, तुम हमसे धोखा कर रही हो। तुम इस तरह मेरे पोते को हमसे छुपाकर नहीं रख सकती। तुम्हारी जैसी मामूली लड़की की औकात नहीं थी मेरे घर की बहू बनने की। उनके इतना कहते ही रेशमा उनकी बात को बीच में काटते हुए बोली, मनहूस मैं नहीं, आप हैं जो सब पाकर भी सब कुछ खो दिया। धोखा मैंने आपको नहीं बल्कि आपने मुझे दिया था, पर आप उस मालिक को धोखा दे पाएँ क्या? आपको क्या लगता है कि आम जैसी शक्ल सूरत वाली लड़की का दिल नहीं होता क्या? उसे दुख और तकलीफ़ का कोई एहसास नहीं होता है क्या? एक बात और देखिए, आज आपको मेरे जैसी मामूली लड़की के सामने ही इतना गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, वो भी अपने ही पोते को एक बार देखने के लिए। इतना कहकर वह उनके कमरे से बाहर निकल गई। इतने वक्त से जो तूफ़ान रेशमा के दिल में था वह आज अपनी सवाल के जवाब के साथ उन पर टूट पड़ा था। जब अगली सुबह अस्पताल पहुंची तो सास के कमरे के बाहर भीड़ देखकर दौड़ती हुई कमरे में गई। तब पता चला कि अभी दिल का दौरा पड़ने से वह चल बसी। पास खड़े अस्पताल के वार्ड बॉय को कहते हुए सुना कि दिल की मरीज़ थी। कितनी बार डॉक्टर ने उन्हें शांत रहने की सलाह दी थी, लेकिन अभी भी ये अपनी बहू को बेटा ना पैदा करने के लिए ज़ोर ज़ोर से कोस रही थी। उससे ही तेज़ दिल का दौरा पड़ा और चल बसी। रेशमा ने अपने पापा को फ़ोन करके सास के गुज़रने की खबर दी और फिर ऑफिस में माथे पर हाथ रखे बैठे बैठे गहरी सोच में डूब गई
कि मैंने उनको अपने पोते से ना मिलवाकर कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी थी। तभी पीछे से उसके पापा की आवाज़ आई, रेशमा, जिसके पास सब कुछ हो फिर भी खुश ना हो, उसकी यही नियति है और यही ऊपर वाले की मर्ज़ी और इंसाफ भी। आज भी ऐसे धोखे और इस तरह की घटनाएं होती हैं हमारे देश की औरतों के साथ। हमारे समाज में जब औरत की शादी की बात होती है तब सबसे बड़ा टॉपिक अक्सर उसकी खूबसूरती होता है। शायद ही कोई उसकी काबिलियत को अहमियत दे। क्या क्या गुण उसका, क्या कोई गुण उसकी पहचान नहीं बन सकता? क्या उसके गुण को उसकी खूबसूरती से तोला जाता है? इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताएं ज़रूर। हमारी ऐसी ही अच्छी कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।